वैक्सीनेशन खरीदने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वो बड़ा फैसला क्या है हम आपको बताते हैं। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के शर्तों को अब आसान कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें और वैक्सीनेशन खरीदने से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। योगी सरकार का ये फैसला है कि अब शर्तों को आसान किया जाएगा। आपको ये बता दें कि फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियां भी अब जो टेंडर है वो दाखिल कर सकती है। चीन समेत पड़ोसी देशों को केंद्र से परमिशन लेनी होगी, केंद्र से इजाजत लेनी होगी। निविदा राशि को भी 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपए किया गया है। तो बड़ी खबर, 7 मई को योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था और अब उसमें कुछ शर्तों में कुछ ढील भी दी गई है, कुछ रियायत भी दी गई है। अब फाइजर, मॉडर्ना जैसी जो कंपनियां हैं वो टेंडर दाखिल कर सकेंगी, जबकि चीन समेत कुछ पड़ोसी देशों को तो केंद्र से पहले इजाजत लेनी होगी। और इधर अलीगढ़ के सासनी गेट थाना इलाके के सराय मानसिंह में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही पक्षों के बीच पथराव हो गया। आरोप है कि मौके पर फायरिंग भी हुई है। सूचना पर थाना सासनी गेट पुलिस और तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। मौके पर पथराव करने वाले लोग वहां से फरार हो गए और अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है और विवाद करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। अमरोहा के थाना डिडौली इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। घरों की छत से पथराव की लाइव तस्वीरें आई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ईद के दिन दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। कहासुनी ने तूल पकड़ लिया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। और अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह का कहना है कि वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई। ये आप तस्वीरों को देखिए और ये जंग का मैदान बना हुआ है ये मोहल्ला, और आप लोगों की भीड़ देखिए और उसके बाद ये छतों पर देखिए, मानो ट्रेंड हो, तैयार हो कि कैसे कहां पत्थर फेंकने हैं। छतों पर खड़े होकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इधर इटावा पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने मिनी ट्रक और उसमें लदा 40 लाख रुपए का माल बरामद किया है। इस वारदात के मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 दिन पहले प्लास्टिक पाइप और प्लास्टिक टंकियों से भरे मिनी ट्रक को लूट लिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि नींव को मजबूत करने के लिए 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी 44 लेयर पड़ेंगे और कुछ काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। चंपत राय ने बताया कि बारिश के चलते बीच में कुछ परेशानियां जरूर आई थी, लेकिन भरपाई की जा रही है। 12 इंच की लेयर पड़ती है 1 फीट की, फिर उस पर रोलर चलाकर उसे 10 इंच तक दबा दिया जाता है, यानी 2 इंच का कॉम्पैक्शन करते हैं तो ठोस हो जाती है। और इस प्रकार 12 इंच की ढलाई करके उसको दबाकर 10 इंच लाना, ऐसी 2 लेयर पड़ चुकी, 400 फीट लंबा 300 फीट चौड़ा, और ऐसी 44 लेयर पड़ेंगी कम से। तो देखा आपने किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते यूपी पुलिस पर हमले की एक और खबर सामने आई है। इस बार मुरादाबाद में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और पथराव किया है। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सट्टे की सूचना पर कटघर पुलिस 10 सराय इलाके में दबिश देने गई और तभी बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग भी हुई है। आरोपी के परिवार का कहना है कि पुलिस वालों ने घर की महिलाओं से मारपीट की है और पैसे भी लूट लिए हैं। क्षेत्र अंतर्गत चौकी दसराय में जुआ और सट्टे की सूचना थी। इसमें पुलिस टीम को भेजा गया था। कार्रवाई के दौरान इन पर पथराव और गोली चलाई गई। इसमें तुरंत रिइंफोर्समेंट भेजा गया। मौके से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इसमें जांच की जा रही है। यहाँ पर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन अभी चलाया गया।
बलरामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थकों में जमकर बवाल हुआ। ईद के दूसरे दिन शनिवार को दोनों ही तरफ से खूब ईंट पत्थर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इस घटना में घायल एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है और पुलिस के मुताबिक हालात काबू में हैं। और अब बात सांसों के संकट के दी एंड की, क्योंकि एक वक्त हर ओर ऑक्सीजन का कोहराम था। लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे और चंद सांसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में बनारस एक प्राणवायु के रूप में सामने आया। उसने सांसों के संकट का ऐसा दी एंड किया कि पूरा खेल ही बदल गया। कभी सांसों के लिए मारामारी थी, ऑक्सीजन का आपातकाल था। आज वहां ऑक्सीजन का भंडार है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, दिन का उजाला उसे खत्म कर ही देता। और ये बात कोरोना के काल में ऑक्सीजन के आपातकाल पर बिल्कुल सही साबित हो रही, क्योंकि जहां कभी ऑक्सीजन को लेकर प्रधानमंत्री चिंतित हो उठे और प्रधानमंत्री की मदद से काशी को ये ऑक्सीजन का प्लांट मिला। अब देखिए ये ऑक्सीजन का प्लांट है और ये अत्याधुनिक प्लांट है, विदेशी ये मशीन है। और इसकी कार्यशैली हम आपको बता दें कि ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो मशीन है ये हवाओं से ऑक्सीजन को खींचती है। इन मशीनों के जरिए हवाओं से ऑक्सीजन को खींचा जाता है और ऑक्सीजन खींचने के बाद यहाँ से इन सिलेंडर्स में ये ऑक्सीजन जाती है और इन सिलेंडर्स में होती हुई ये ऑक्सीजन आगे बढ़ाई जाती है, प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद अब आखिरी प्रोसेस होता है और वो इस मशीन के ज़रिए होता है। ये वो मशीन है जिसमें आपको ऑक्सीजन तैयार मिलती है। 500 लीटर ऑक्सीजन ये मशीन तैयार करेगी और इसके साथ ही जो आम जनता है उसकी मदद करेगी। ऑक्सीजन की कमी झेल रही जनता कमी बनारस में नहीं है। अप्रैल के लास्ट और मई के शुरुआत में गजब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। लोग भाग दौड़ में बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, लेकिन जिला प्रशासन ने पुरजोर लगाकर यहाँ कई प्लांट बैठा दिए, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया। प्रधानमंत्री ने एक अत्याधुनिक प्लांट जो विदेश से आया था उसको भी बनारस में एसआई हॉस्पिटल में स्थापित करवाया, जिससे आज ऑक्सीजन की कमी पूरी तरह से दूर हो गई। और ये इसी का नतीजा है कि आज काशी प्राणवायु का केंद्र बन गया है, जिसने तीसरी लहर तक के लिए लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन जहां एक तरफ विज्ञान को हथियार बनाकर आपदा से लड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काशी में आस्था को ढाल बनाया जा रहा है। महामारी पर आस्था भारी। बनारस के घाट पर दीप जलाकर पूजा करती ये महिलाएं महामारी को खत्म करने के लिए 21 दिन यज्ञ कर रही हैं। इन सभी महिलाओं ने कोरोना को देवी मानकर उसे प्रसन्न करने का बीड़ा उठाया। मान्यता ये है कि जो ये महामारी हो रही है जी, जो इतने लोग मर रहे हैं, इसी कारण देवी देवता को मनाया जा रहा है कि पूजा करने से कुछ कम हो जाए। संसार में सबको दिक्कत हो रही है, गरीब अमीर, इसमें तो महामारी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काशी के जैन घाट पर दर्जनों महिलाएं सुबह शाम इकट्ठा होती हैं और काफी देर तक मां को मनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। इन श्रद्धालु महिलाओं का विश्वास है कि ऐसा करने से उनके परिवार और बाल बच्चे इस बीमारी से दूर रहेंगे और जल्द ही इस बीमारी से सभी को मुक्ति भी मिलेगी। वैसे हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, लेकिन अब महामारी को दैवीय आपदा से जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने की रवायत भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि हो सकता है किसी के लिए ये आस्था अंधविश्वास हो, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये आस्था है अटूट विश्वास। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।
बिल्कुल, ऑक्सीजन का संकट भले ही खत्म हुआ है, लेकिन जीवन का संकट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कोरोना हम लोगों के बीच में मौजूद है और वो और ज्यादा घातक और खतरनाक लगातार होता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगरा में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर महिला को झुलसा दिया। 2 साल पहले फतेहपुर सीकरी के बाकंदा गांव में दोनों की शादी हुई थी। बाइक और पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक और 2 तमंचे बरामद किए। अलीगढ़ के टोल प्लाजा पर ट्रक में आग लग गई। अलीगढ़ से आगरा जा रहा था ट्रक, टोल देने के दौरान आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हाथरस में एक बुजुर्ग चौकीदार की बड़ी ही बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया। हत्यारों ने हत्या की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब चौकीदार रात के समय सोया हुआ था। मथुरा जिला कारागार से 43 कैदी रिहा किए गए हैं, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं और अब तक 86 कैदियों की मथुरा जेल से रिहाई हो चुकी है। 78 कैदियों को अंतरिम जमानत और 8 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग और पथराव कर दी। पुलिस इलाके में आपको बता दें कि लगातार जुए और सट्टे की सूचना पर एसओजी की टीम के साथ दबिश देने के लिए पहुंच रही है। संभल में शहीद प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चितौर पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद प्रदीप यादव को अंतिम विदाई दी गई। भारत चीन के तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे प्रदीप यादव। अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ। ईद उल फितर के मौके पर ये मारपीट देखने को मिली। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आपने देखी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं, आपको कुछ और खबरों से रूबरू कराते हैं। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए और इसके लिए केदारनाथ मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग भी केदारनाथ धाम पहुंचे। कोरोना महामारी के कारण इस बार आम श्रद्धालुओं को 4 धाम के दर्शन की इजाजत नहीं है और इसीलिए मंदिरों को कपाट भी उनके सादगी के साथ ही खोले गए। सिर्फ कुछ तीर्थ पुरोहितों को ही केदारनाथ धाम जाने की इजाजत है। 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की। आज सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुले। आम श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं थी, कुछ तीर्थ पुरोहित ही पहुंच सके हैं। इन सभी धामों में भी कोरोना काल के कारण श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। आपको बताएं कि कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा भी बंद है, हालांकि रोजाना पूजा अर्चना चलती रहेगी। सभी धामों में पूजा पाठ से जुड़े लोगों को अंदर आने की अनुमति रहेगी। इनकी संख्या भी 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। सुबह 5 बजे आज केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। और रोहित डिमरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से। रोहित, ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट भी खोल दिए गए। कितने लोगों की मौजूदगी में कपाट खोले गए? उनमें से 11वें ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात भगवान केदारनाथ जो कपाट है वह आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। आज सुबह प्रातः 3:30 बजे के करीब जो है जो मुख्य पुजारी है बागेश सिंह जी, उन्होंने जो पूजा अर्चना है, समाधि है, उसमें शुरुआत हुई। उसके बाद 5 बजे के करीब भगवान केदारनाथ के जो कपाट है आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस दौरान कह सकते हैं कि जो ग्रावल है केदारनाथ के भीमाशंकर लिंग और जिलाधिकारी महोदय हैं मनोज गोयल, उनकी उपस्थिति में भगवान केदारनाथ के जो कपाट हैं विधि विधान से खोले गए। तो कह सकते हैं कि जब कपाट खोलने से पहले यहाँ पर मंदिर परिसर को पूरा सैनिटाइज किया गया, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए
काफी कम संख्या में कह सकते हैं कि 30 से 40 की संख्या में यहाँ पर जो है देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी जो अन्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी उपस्थिति में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। कह सकते हैं कि कोरोना के काल के चलते इस बार भी बाबा का जो धाम है वीरानी पे छाया हुआ रहा। चूंकि 2019 की हम बात करेंगे तो वक्त 2019 में 6 से 7 हजार के करीब जो है श्रद्धालु यात्रा कपाट खुलने के मौके पर पहुंचते थे, पर लेकिन विगत 2020 और 2021 की हम बात करेंगे तो 30 से 40 की संख्या में ही श्रद्धालु यही लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इनकी मौजूदगी में ही कपाट यहाँ पर खोले गए। जी आपके लिए जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा केदार के भी कपाट खुल गए हैं, गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, लेकिन आम आदमी को, आम श्रद्धालुओं को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि 4 धाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई गई है। खबर जोशीमठ से, यहाँ पर कल सुबह 4:15 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी के साथ गाडू गड़ा तिल का तेल का कलश भी पांडुकेश्वर पहुंचा है। आज योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी के नेतृत्व में विशेष पूजाएं की जाएंगी। पांडुकेश्वर से भगवान उद्धव जी और कुबेर की डोली भी बद्रीनाथ धाम रवाना होगी। इस दौरान 42 लोग ही वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4,496 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई है। सुबह की बात करें, अभी भी कोरोना के 78,802 एक्टिव केसेस हैं। जिलेवार कोरोना का आंकड़ा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा केसेस देहरादून से 1,248, फिर उसके बाद हरिद्वार का नंबर जहां से 572 केसेस मिले, पौड़ी जिले में 391 केसेस, उत्तरकाशी से 351, टिहरी में 498 केसेस आए और बागेश्वर की बात करें 153, नैनीताल से 117, अल्मोड़ा से 65, पिथौरागढ़ से 100, उधम सिंह नगर से 393 नए केसेस आए। रुद्रप्रयाग जैसे दूरस्थ और अति संवेदनशील जिले से 356 केसेस आए। वहीं चंपावत में 41, चमोली में 211 नए पॉजिटिव केस मिले। और उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस बात के संकेत दे दिए। दरअसल कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया। 18 मई की सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू है, मगर प्रदेश में कोरोना अभी भी काबू में नहीं आया और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि कोविड कर्फ्यू को हफ्ते भर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। कर्फ्यू हम लोग जो कोविड कर्फ्यू जनता कर्फ्यू मैं कहूँगा, तो इसको हम लोग फिर आगे हो सकता है कि 7 दिन तक के लिए और आगे बढ़ाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार पूरी तैयारी कर रही है और सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारियां की जा रही है। कोरोना ग्रस्त मरीजों के बच्चों और परिजनों के लिए अस्पतालों के आसपास के होटल और संस्थानों में उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जो तीसरा वेव आएगा, थर्ड वेव होगा, उसके लिए अभी से हमारी पूर्ण तैयारियां हैं और मैं कह सकता हूं कि उस समय हमारे पास पूर्ण तरह तैयारी और हम लोग अपने आप में सक्षम होंगे। साथ में ही हॉस्पिटल के अगल बगल कुछ संस्थान और होटल्स, ये हमने कह दिया डीएमओ को और मैंने सीधा कहा कि उसकी तैयारी भी आप अभी से रख लें। और मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने ऐसे लोगों की मदद की अपील की जो मदद करने में सक्षम है। उनका कहना है कि उत्तराखंड को अलग अलग संस्थाओं की ओर से मदद मिल भी रही है। दिल्ली की एक संस्था ने जहां 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर राज्य को दिए हैं, वहीं हेमकुंड फाउंडेशन ने भी 50 ड्यूअल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए के माध्यम से और हमारे मंत्री गुणेश जोशी जी के तत्वाधान में ये 40 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्राप्त हुए हैं और इनको हम अभी सीधे पहाड़ के ज़िलों में भेज देंगे
यहाँ भी इन्होंने बहुत सारा दिया हुआ है, कई तरह के ऑक्सीजन, शायद प्लांट में भी इन्होंने मदद की। और भी इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे जो सत्संग जो परिसर है वहाँ भी आप कोविड सेंटर खोल सकते हैं।